नमस्ते फेलो कॉस्मिक वॉयेजर्स, मैं हूं आपका होस्ट आर्केड प्लेयर। आज हम मार्स की जर्नी के बारे में डीप में बात करने वाले हैं, जो ह्यूमैनिटी के सबसे एम्बिशियस कामों में से एक है। आपने मार्स की रेस के बारे में काफी सुना होगा और इससे रॉकेट्स के ब्लास्ट ऑफ होने और देशों के ग्लोरी के लिए कम्पीट करने की इमेजेस दिमाग में आती है। सबसे पहले लेट्स बी क्लियर, ये कोई सिंगल ऑफिशियल रेस नहीं है जिसमें कोई फिनिश लाइन हो, मेरे आर्केड के हाई स्कोर चेस जैसा नहीं। इसे एक कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट की तरह सोचो, एक ग्रैंड टेपेस्ट्री जो एम्बिशन, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की अनयील्डिंग ड्राइव के धागों से बुनी है। हम बात कर रहे हैं नासा, ईएसए और सीएनएसए जैसी नेशनल स्पेस एजेंसीज की, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी इनोवेटिव प्राइवेट कंपनीज की, यहाँ तक कि विजनरी बिलियनियर्स भी। सब जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। सबका निशाना रात के आसमान के उस टेंटलाइजिंग रेड डॉट पर है। देखो इस मैग्निफिसेंट दुनिया को। मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर इसका नाम रखा गया, पर शायद हमारे टाइम में ये उससे भी बड़ी चीज का सिंबल बनेगा। ह्यूमन इंजेन्युइटी, कोऑपरेशन और नॉलेज के लिए हमारी रिलेंटलेस क्वेस्ट का। ये स्टार्क ब्यूटी वाला प्लैनेट है, ओलिम्पस मॉन्स जैसे टावरिंग वॉल्केनोज का घर जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, और वालेस मैरिनरिस जैसे वास्ट कैनियंस हैं जो हमारे ग्रैंड कैनियन को भी बौना साबित कर दें। ये एक ऐसी दुनिया है जो एक ऐसे पास्ट के सीक्रेट्स धीरे से बताती है जो शायद, बस शायद, हमारी अर्थ के शुरुआती दिनों को मिरर करता हो। और यही वो अल्यूर है, यही मिस्ट्री जिसने सदियों से हम सबकी इमेजिनेशन को जकड़ रखा है। तो मार्स ही क्यों? यही पर्टिकुलर आसमानी पड़ोसी क्यों, जो एवरेज में हमसे करीब 140 मिलियन माइल्स दूर है? हम एक स्पीसीज के तौर पर मार्स के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? ये सिर्फ झंडा गाड़ने या कुछ रॉक्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं है, हालांकि वो भी यकीनन माइलस्टोन्स हैं। मोटिवेशंस बहुत डीप हैं जो इस बात की एसेंस को टच करते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये कुछ की रीजंस पर आकर टिकती है, और ट्रस्ट मी, वो सब बहुत माइंड ब्लोइंग हैं। हर एक रीजन इस इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन की अनफोल्डिंग सागा का एक कंपेलिंग चैप्टर है। चलो इन्हें साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला बड़ा कारण, वो जो हमारे सबसे गहरे फिलोसॉफिकल सवालों से जुड़ा है, वो है जीवन की खोज। जरा सोचो, अरबों साल पहले का मार्स वो वैसा ठंडा सूखा रेगिस्तान नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। साइंटिफिक सबूतों से यह पक्का पता चलता है कि पुराना मार्स एक बहुत अलग जगह थी। उसका एटमॉस्फेयर काफी घना था जो सूरज की ज्यादा गर्मी रोक सकता था, जिससे वहां का क्लाइमेट काफी ज्यादा टेम्परेट था। यह एटमॉस्फेयर तेज सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता, जो किसी भी नए पनप रहे जीवन के लिए एक बहुत जरूरी फैक्टर था। और सबसे जरूरी बात, मार्स की सतह पर लिक्विड पानी बहता था। इसके सबूत उसके लैंडस्केप पर साफ दिखते हैं। पुरानी नदियों के निशान, डेल्टास और झीलें, ये सब एक ज्यादा गीले और डायनामिक पास्ट के चुपचाप गवाह हैं। ये सिर्फ जियोलॉजिकल अजूबे नहीं हैं, ये इशारे हैं। लिक्विड पानी, एक सही टेम्परेचर रेंज और एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, ये जीवन के लिए बुनियादी चीजें हैं जैसा हम समझते हैं। वही कंडीशंस जिनकी वजह से हमारी अपनी अर्थ पर जीवन फला फूला। एक रोमांचक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्स पर भी कभी जीवन रहा हो। एक पल के लिए इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचो। अगर हमें मार्स पर पिछले माइक्रोबियल जीवन का पक्का सबूत मिल जाए, शायद फॉसिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पुराने पत्थरों में केमिकल सिग्नेचर्स, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इससे हमें पता चलेगा कि जीवन की चिंगारी सिर्फ अर्थ के लिए यूनिक नहीं है, कि यूनिवर्स शायद बायोलॉजी के लिए उससे कहीं ज्यादा एमिनेबल है जितना हम अभी जानते हैं। ये जीवन की शुरुआत के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। ये बताएगा कि जीवन को जन्म देने वाले प्रोसेस शायद एक आम कॉस्मिक घटना हो सकते हैं, न कि कोई एकलौता चमत्कारी एक्सीडेंट जो सिर्फ हमारे पेल ब्लू डॉट तक ही सीमित हो। और क्या हो अगर, बस क्या हो अगर हमें अभी के माइक्रोबियल जीवन का सबूत मिल जाए? शायद मार्स की सतह के नीचे छिपा हुआ अंडरग्राउंड एक्विफर्स या नमकीन पानी की पॉकेट्स में, जो ऊपर की मुश्किल कंडीशन से सुरक्षित हों, किसी दूसरी दुनिया पर मौजूदा जीवन को खोजना एक ऐसी रेवलेशन होगी जिसकी कोई बराबरी नहीं। अब चलो एंशिएंट पास्ट से अपना ध्यान हटाकर डिस्टेंट फ्यूचर की तरफ ले चलते हैं, अपने मार्स पहुंचने के दूसरे सबसे बड़े रीजन की तरफ, ह्यूमन सर्वाइवल और एक्सपेंशन। ये सुनने में ऐसा लग सकता है जैसे सीधे साइंस फिक्शन की किताबों से निकाला गया हो, एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट फैंटास्टिकल सा ख्याल। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमारे जमाने के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और विजनरीज बहुत सीरियसली लेते हैं। वो लोग जो ह्यूमन हिस्ट्री के लंबे सफर को और एक ही प्लेनेट पर एग्जिस्टेंस की जो स्वाभाविक नाजुकता है उसे समझते हैं। मेन आइडिया ये है
मार्स पर इंसानों की एक ऐसी बस्ती बनाना जो सेल्फ सस्टेनिंग हो और आगे चलकर शायद सोलर सिस्टम में कहीं और भी हमारी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है। अर्थ को अपना पालना समझो, वो जगह है जहां इंसानियत पली बड़ी और बड़ी हुई। लेकिन ये पक्का करने के लिए कि हमारी स्पीसीज हमेशा बनी रहे, कई लोग कहते हैं कि हमें आखिर में इस पालने से बाहर जीना सीखना ही होगा। मार्स इस लिहाज से सिर्फ खोजबीन के लिए एक डेस्टिनेशन नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत जरूरी ठिकाना इंसानों के लिए एक दूसरा घर बन जाता है। इस कंसेप्ट को अक्सर एक प्लैनेटरी बैकअप बनाना भी कहते हैं। ये उन खतरों का एक कड़वा लेकिन प्रैग्मेटिक असेसमेंट है जिनका हम सामना करते हैं। अर्थ पर लाइफ रेजिलियंट तो है, पर ऐसी भी नहीं कि उसे कोई खतरा ना हो। हमारे प्लैनेट ने पास्ट में बहुत भयानक हादसे झेले हैं, बड़े बड़े एस्टेरॉयड टकराए हैं, सुपर वोल्केनो फटे हैं और फ्यूचर में भी बेशक उसे इनका सामना करना पड़ेगा। डायनासोर्स को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड जैसा हादसा एक लो प्रोबेबिलिटी हाई कॉन्सिक्वेंस इवेंट होता है। अगर आज ऐसा कुछ हो जाए तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है और हो सकता है हमारी पूरी स्पीसीज को भी। और हमें सिर्फ कॉस्मिक थ्रेट्स के बारे में ही नहीं सोचना है, हमारे सामने खुद के पैदा किए हुए खतरे भी हैं, जैसे एक बहुत ही भयानक ग्लोबल पैंडेमिक का खतरा जो हमने आज तक जो भी देखा है उससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर जिनकी वजह से कई इलाके रहने लायक नहीं बचेंगे, या फिर एक ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की वो भयानक तबाही जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इंसानों का किसी दूसरे प्लैनेट पर बसना जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो, सचमुच हमारी स्पीसीज के पूरी तरह खत्म होने और दूर फ्यूचर तक बने रहने के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इतने बड़े काम के लिए मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में से मार्स ही सबसे ज्यादा अर्थ जैसा है। तीसरा चैप्टर, द मार्शियन फोर्ज, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी के जरिए अर्थ के कल को बढ़ावा देना। हमारी तीसरी जबरदस्त वजह इस बड़े मार्शियन एंडेवर के लिए एक ऐसी वजह है जो यहां अर्थ पर हमारी जिंदगियों से सीधे जुड़ती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का बनना। इंसानों को मार्स पर भेजना और वहां अपनी मौजूदगी बनाना बिना बढ़ा चढ़ाकर कहे सबसे मुश्किल और डिमांडिंग इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है जो इंसानियत ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। कोशिश करना तो दूर की बात है, यह हमारी करंट कैपेबिलिटीज की हदों को भी पार कर देता है और हमें मजबूर करता है कि हम इन्वेंट करें, इनोवेट करें और पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देखें। मार्स पर लंबे टाइम के मिशंस को सक्सेसफुली करने के लिए वहां एक सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना तो दूर की बात है, हमें कई सारी नई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। जरा उन प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में सोचिए जो हमें वहां ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली पहुंचा सके। अभी के केमिकल रॉकेट्स बहुत स्लो हैं, यानी सफर में ज्यादा टाइम लगेगा और क्रू को रेडिएशन का खतरा भी ज्यादा होगा। हमें एडवांस्ड प्रोपल्शन में ब्रेक थ्रूज चाहिए, शायद न्यूक्लियर थर्मल, सोलर इलेक्ट्रिक या और भी ज्यादा एग्जॉटिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल ज्यादा प्रैक्टिकल बन सके। फिर एक चैलेंज ये भी है कि इंसानों को सालों तक जिंदा और हेल्थी कैसे रखा जाए एक अनजान एनवायरनमेंट में। हमें क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को परफेक्ट बनाना होगा जो हवा और पानी को लगभग परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ रिसाइकल कर सकें और अर्थ से दूर फूड उगा सकें। हमें एडवांस्ड रोबोटिक्स की जरूरत होगी, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और एक्सप्लोरेशन में मदद करने के लिए खतरनाक कंडीशंस में। ऐसे रोबोट्स की कल्पना कीजिए जो ऑटोनोमसली हैबिटेट्स बना सकें, जियोलॉजिकल सर्वेज कर सकें या इमरजेंसी रिपेयर्स भी कर सकें। ये सब ह्यूमन इंजीन्यूइटी से गाइडेड होंगे, लेकिन काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। हमें यह भी पता लगाना होगा कि मार्स पर स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं, शायद वहां के लोकल मार्शियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। इस कॉन्सेप्ट को इन सिचू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU कहते हैं। इसमें मार्शियन रेगोलिथ का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स की 3D प्रिंटिंग शामिल हो सकती है, या फिर वाटर आइस निकालकर ब्रीथेबल एयर, पोर्टेबल वाटर और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। ये मौजूदा टेक्नोलॉजीज में सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये तो रेवोल्यूशनरी लीप्स हैं जो स्पेस में क्या क्या पॉसिबल है उसे पूरी तरह बदल देंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ अर्थ पर भी ऐसे एम्बिशियस गोल ड्रिवन रिसर्च और डेवलपमेंट की खूबसूरती ये है कि ये इनोवेशन सिर्फ फ्यूचर मार्शियन मिशंस को ही फायदा नहीं पहुंचाएंगी। हिस्ट्री हमें बताती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज अक्सर अर्थ पर जिंदगी को बेहतर बनाने वाले एप्लीकेशंस ढूंढ ही लेती हैं। GPS,
MRI और कैट स्कैन्स जैसी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, मेमोरी फोम, कॉर्डलेस पावर टूल्स, यहां तक कि बेहतर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में सोचिए। इन सब की जड़ें स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी हैं। अगली बड़ी छलांग, हमारा साझा मार्शियन सपना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्स की रेस सिर्फ एक सिंपल कंपटीशन से कहीं ज्यादा है। यह एक मल्टीफेसेटेड क्वेस्ट है जो कुछ सबसे गहरे इमेजिनेबल मोटिवेशन से ड्रिवन है। अर्थ के बाहर लाइफ की तलाश, इंसानियत के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर करने की जरूरत और इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी का वह इनक्रेडिबल इंजन जो इतना बड़ा काम शुरू करता है। रेड प्लैनेट का सफर हमारी स्पीसीज की कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी, हमारी रेजिलियंस और हमारा ऑडेशियस सपना तारों तक पहुंचने का सबूत है। मार्स की रेस सिर्फ वहां पहले पहुंचने के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन पोटेंशियल की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है और अर्थ से परे एक फ्यूचर की कल्पना करने के बारे में। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे हॉराइजन सिर्फ एक दुनिया तक लिमिटेड ना हो। यह सफर, यह इनक्रेडिबल एडवेंचर, इसमें हम सब शामिल हैं। चाहे हम रॉकेट्स बना रहे हों, एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहे हों या बस रात में आसमान को हैरानी से देख रहे हों। जो नॉलेज मिलेगा, जो टेक्नोलॉजीज बनेंगी और जो इंस्पिरेशन जगेगी, वो हर तरफ फैलेगी, हमारी लाइफ के हर पहलू को छुएगी। आपको क्या लगता है, मार्स जाने में सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? क्या यह पुराने माइक्रोब्स मिलने का चांस है, इंसानियत के लिए दूसरे घर की उम्मीद, या वो अमेजिंग नई टेक जो इससे मिलेगी? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। मुझे आपका पर्सपेक्टिव सुनना अच्छा लगेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आर्केड प्लेयर, आज इस कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हमारे साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और स्पेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें ताकि आप ग्रेट अननोन में हमारा अगला एडवेंचर मिस ना करें। तब तक ऊपर देखते रहें, सवाल पूछते रहें और सपने देखते रहें। अगली बार मिलते हैं।